नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अभाज्य और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिख रखा है कि अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर, और जो भाज्य संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पे जो परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं अभाज्य संख्या की और भाज्य संख्या की, उसके बाद हम उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है और जो भाज्य संख्या कौन कौन सी रहती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स, है ना दोस्तों। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी रहती है वो हम यहाँ पे बताएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे परिभाषा बता देते हैं। तो हम यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जो अभाज्य संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, तो उसकी परिभाषा है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक तालिका ले लेते हैं, एक तालिका बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं संख्या, लिख लेते हैं हम यहाँ पे संख्या। इसके बाद गुणनखंड लिखेंगे हम यहाँ पे संख्या लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे गुणनखंड, और यहाँ पे हम लिख लेंगे गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो हमने ये एक तालिका बना ली। अब हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं, एक से लेके हम कितनी भी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार अनंत तक संख्याएं जाएगी। हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए शुरू से जो संख्या ले रहे हैं वही संख्या हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो 9 और यहाँ पे 10, फिर आ जाएगी 11। तो हम यहाँ पर 11 और 12 तक ही लेते हैं। हम यहाँ पे 12 तक ही जो संख्याएं हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमने ले ली। अब जो परिभाषा क्या कह रही? वे संख्या जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो हम एक एक करके गुणनखंड निकालेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे भाज्य संख्या की परिभाषा लिख लेते हैं। भाज्य संख्याएं तो हम जो अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है ये हम पता कर रहे हैं। संख्या नहीं होती है कोई सी भी, बहुत सारी संख्याएं रह सकती है। तो हम जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की परिभाषा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उदाहरण भी हम आपको समझाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाज्य संख्याएं की परिभाषा। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं
भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो जो इसकी परिभाषा हमने लिख ली, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं दोनों की परिभाषा लिख ली। तो हम यहाँ पे जो गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन संख्याओं के हम यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंडों की कितनी संख्या है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके आधार पे हम यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हम यहाँ पे अच्छे से समझा सकते हैं। तो जो हम जानते हैं गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड वही होते हैं जिसमें उस संख्या का जो है भाग उसमें पूरा चला जाता है, वही गुणनखंड कहलाते हैं। यानी कि कोई सी भी संख्या है, उस संख्या में जिस संख्या का भाग पूरा चला जाता है उस वह संख्या क्या होती है, गुणनखंड होती है। तो यहाँ पे जो 1 है, पहली हमने संख्या ली है, तो 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जा सकता है। तो हम यहाँ पे 1 का सिर्फ 1 में ही भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या गुणनखंड आ रहे हैं, सिर्फ 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड आएगा। या और गुणनखंडों की संख्या भी यहाँ पे कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ये हमने गुणनखंडों की संख्या भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितनी आएगी, गुणनखंडों की संख्या भी 1 आएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पे 2 लेते हैं। तो 2 में यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 में हम जानते हैं गुणनखंड की परिभाषा क्या कहती है कि जिस संख्या में हम जिस संख्या का भाग देते हैं और उसमें पूरा भाग चला जाता है वही संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। तो हम यहाँ पे 1 का पहले भाग देके देखते हैं 2 में। तो यहाँ पे 1 का 2 में भाग दिया तो 2 बार यहाँ पे जो भाग जाएगा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो ये हो गया। तो पहला जो गुणनखंड आया वो हमारा क्या आया, 1 आया। पहला जो गुणनखंड आएगा वो हमारे पास कौन सा आया है, 1 आया। इसके बाद जो दूसरा गुणनखंड है वो निकालेंगे। तो हम 2 में और किस संख्या का भाग दे सकते हैं, तो हम 2 में 2 का भी भाग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 का 2 में भी भाग देते हैं। तो 2 1 कम 2। तो जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो ही हमारा क्या कहलाता है, गुणनखंड। तो 1 और 2, इस 2 के जो 2 गुणनखंड आ चुके हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 और 2। तो ये 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गुणनखंडों की संख्या 2 आए। इसी प्रकार हम यहाँ पे 3 लेते हैं। तो 3 में किस किस संख्या का भाग जाएगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो 3 है, 3 में तो जो भाग जाएगा, पहला तो 1 का पूरा भाग चला जाएगा। 1 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो 3 बार चला गया। और जो शेषफल हमारे पास बचेगा वो 0 बचेगा। और जो 3 बार जाएगा यहाँ पे भाग, तो जो भाग किससे दिया जा रहा है, 1 से, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। इसी प्रकार 2 का हम भाग देंगे तो 2 का क्या 3 में भाग जाता है, पूरा जिस संख्या में पूरा भाग चला जाता है वही उसका गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पे जो 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का भाग देंगे 3 में। तो 3 एकम 3, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आ गया 3। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही, 1 और 2, 2 गुणनखंडों की संख्या आ गई। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और जो संख्या 4 है उसका हम जो गुणनखंड निकालते हैं। तो संख्या 4 के गुणनखंड हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 में 1 का पूरा भाग चला जाएगा। तो ये पूरा चला गया यहाँ पे 4 बार में, और जो बचा वो 0। तो ये पहला जो गुणनखंड 1 लिख लिया। इसके बाद 2 का हम 4 में देंगे भाग। तो 2 दूनी 4, और ये 2 भी हमारा आ जाएगा एक गुणनखंड। तो लिख लेते हैं 2। और हम किसका भाग दे सकते हैं, गुणनखंड में क्या होता है, बराबर और फिर छोटी संख्या का हम जो है भाग देंगे, उससे बड़ी संख्या का हम भाग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम 3 का भाग देंगे 4 में। पूरा भाग जा रहा क्या 4 में, 3 का नहीं जा रहा, तो 3 को नहीं लेंगे, हम चले जाएंगे डायरेक्ट 4 पे। तो 4 एकम 4। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4। तो इस प्रकार आपको जो गुणनखंड निकालने हैं बहुत आसान तरीका है। और यहाँ पे अगर आप जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सिर्फ आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिर्फ 4 लिखें और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जो एलसीएम में गुणनखंड आते हैं वो इस प्रकार से आएंगे, 2 गुणित 2। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम जो है विस्तारित रूप, यानी कि जो विस्तारित या फिर हम वांछित रूप हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप कन्फ्यूज़न ना हो, गुणनखंड इस प्रकार से भी निकाले जा सकते हैं। तो ये है एक प्रकार से वांछित गुणनखंड, वांछित गुणनखंड है ये।
या फिर विस्तारित रूप में हम लिख रहे हैं। जो 4 के गुणनखंड हम विस्तारित रूप में या वांछित गुणनखंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और जो इस प्रकार से जो गुणनखंड ये हम लघुत्तम में निकालते हैं और महत्तम में निकालते हैं, इस प्रकार से जो गुणनखंड, तो ये गुणनखंड सही है। हम यहाँ पे जो गुणनखंड है विस्तारित रूप में लिख रहे हैं, जो 1 और 4 जो हमेशा रहेगा इस 4 में, तो यहाँ पे भी 1 और 4 जो हमेशा इस गुणनखंड में रहता है वो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो अब हम जो संख्या आगे बढ़ते हैं और 5 यहाँ पे जो गुणनखंड कितने आए, यहाँ पे 3 आ चुके हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और 5 के जो गुणनखंड लिखते हैं, 5 के 1 का हम भाग दे सकते हैं 5 में, तो 5 बार जाएगा। और जो पहला गुणनखंड आया वो 1 आया। इसी प्रकार हम फिर 2 का भाग जा रहा क्या पूरा 5 में नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी भाग नहीं जाता है 5 में, 5 का ही भाग जाता है। तो यहाँ पे 5 एकम 5 गया भाग, और जो किससे भाग दिया वही संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे 5। इसी प्रकार हम 6 जो संख्या है उसमें भी हम भाग देंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड कितने आए 2। इसी प्रकार जो 6 है इसमें 1 का भाग पूरा चला जाएगा 6 बार, और जो 2 का भी भाग 6 में पूरा चला जाता है, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। और फिर किसका भाग जाएगा 3 का भी चला जाएगा, 3 दूनी 6। और फिर किसका भाग जाएगा 4 का भाग 6 में पूर्ण नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का सिर्फ जाएगा। यहाँ पे 6 का पूरा भाग 6 में चला जाएगा, तो 6 एकम 6। तो हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया और 6 आया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 और 6। तो हमारे पास इसमें यहाँ पे जो गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 4 आए हैं। गुणनखंडों की संख्या कितनी है 4। इसी प्रकार हम जो 7 है उसके जो गुणनखंड निकालते हैं, तो जाहिर है यहाँ पे जो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे जो विषम संख्या है वहाँ पे जो पैटर्न है वो सिर्फ एक ही जैसा दिख रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 ही संख्याएं आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 और 7 का ही भाग जाएगा। दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा 7 में, सिर्फ 1 और 7 का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार हम 8 को ले लेते हैं, तो 8 का भी एक का पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहला जो आ जाएगा 1, फिर 2 का पूरा भाग 8 में चला जाता है, 2 चौक 8। तो यहाँ पे 2 चौक 8 गया, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। इसके बाद 3 का भाग नहीं जाता है पूरा 8 में, 4 का चला जाएगा, तो 4 का यहाँ पे भाग चला जाएगा 4 दूनी 8 बार, तो ये लिख लेते हैं 4। फिर 5 का भाग नहीं जाता है पूरा 8 में, 6 का भी नहीं जाता 7 का, और 8 का पूरा भाग 8 में चला जाएगा। इसी प्रकार हम 9 लिख लेते हैं। 9 संख्या में किस किस का भाग जाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, 1 का पूरा भाग चला जाता है 9 में, तो हम 1 लिख लेते हैं। और जो 2 का नहीं जाता है, 3 का भाग 9 में चला जाएगा, तो 3 तियाँ 9 और 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का 8 का, 9 का सिर्फ 9 में ही भाग जाएगा, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। इसी प्रकार 10 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे कितनी आई 4 आई, यहाँ पे 3 आई। इसी प्रकार जो 10 है, 10 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं, तो 10 का 1 में पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। इसके बाद 10 में किसका 2 का 2 पूरा भाग चला, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 2 भी लिख लेते हैं। 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जा रहा 10 में पूरा भाग, 5 का जा रहा है, तो 5 लिख लेते हैं। 5 दूनी 10, तो हम यहाँ पे 5, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं, 10 का 10 में ही भाग जाता है। तो यहाँ पे कुल कितने गुणनखंड की संख्या आ रही है, 4 आ रही है। इसी प्रकार 11 हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 11 में सिर्फ 1 का ही जाएगा और 11 का ही जाएगा, और किसी संख्या का भाग पूर्ण नहीं जाता है 11 में। तो यहाँ गुणनखंड कितने आए 2। 12 में जो संख्या में 1 तो जाएगा ही जाएगा, आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, एक गुणनखंड हमेशा रहता है और एक 12 भी हमेशा रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो बीच की संख्या क्या बचती है, 1 और 12 हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि 1 और 12 हमेशा ही गुणनखंड में निकलता है, हमेशा। यहाँ पे देख लो 1
और 10 हमेशा निकल रहा है 1, और 9 हमेशा निकल रहा है 1, और 8 हमेशा, यानी कि वो संख्या और 1 हमेशा ही गुणनखंड में रहता है उपस्थित। अब हम 3 का भाग देंगे, 2 का भी भाग चला जाएगा 12 में, तो 2 छंग 12, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। इसके बाद 3 का भी भाग चला जाता है 12 में, तो 3 चौक 12 पूरा चला गया भाग, 3 लिख लेते हैं। इसी के प्रकार 4 का भाग पूरा 12 में चला जाएगा, 4 तियाँ 12, तो हम यहाँ पे 4 भी लिख लेते हैं। 5 का भाग नहीं जा रहा है पूरा, 6 का भाग जाएगा 12 में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 1 दूनी 12। तो ये पूरे जो गुणनखंड 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा 12 में, और 12 का सिर्फ 12 में ही भाग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने जो गुणनखंडों की संख्या निकली है 6। अब हम जो इसके उदाहरण अच्छे से लिख पाएंगे यहाँ पे, जो परिभाषा के अनुसार क्या परिभाषा बोल रही है यहाँ पे, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है, 1 और वह स्वयं वह संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अब 1 और वह संख्या किस किस में आ रही है, तो 1 और वह संख्या आ रही है यहाँ पे 2 में, इसके बाद देखो किस में आ रही है 3 में, फिर किस में आ रही है 5 में, फिर किस में आ रही है 7 में, फिर किस में आ रही है, फिर यहाँ पे किस में आ रही है वही, और हम यहाँ पे 1 और स्वयं वह संख्या होती है, तो यहाँ पे 11 में आ रही। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उदाहरण हमारे पास आ जाएगा 2 है एक अभाज्य संख्या, इसके बाद 3 है एक अभाज्य संख्या, इसके बाद 5 है एक अभाज्य, इसके बाद 7 है एक अभाज्य संख्या, इसके बाद 11 है एक अभाज्य संख्या। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे जो उदाहरण है वो लिख लेते हैं, वे संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। आंख बंद करके आपको जो 2 से अधिक गुणनखंड है वो सब लिख लेना है। तो जो 2 से अधिक गुणनखंड किस में आ रहे हैं, एक तो 4 में आ रहे हैं, तो हम 4 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है 6, फिर यहाँ पे आ रहा है 8, फिर यहाँ पे आ रहा है 9, फिर यहाँ पे आ रहा है 10, फिर यहाँ पे आ रहा है 12। ऐसे करके संख्याएं चलती जाएगी आगे, जितनी आप निकालना चाहे उतनी निकल जाएगी, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे जो हमने उदाहरण अच्छे से समझ लिया, और आपको जो अभाज्य और भाज्य संख्याएं दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे क्यों भाज्य संख्या कहा जाता है इसको, और इसको क्यों भाज्य संख्या कहा जाता है। और जो 1 होता है ये हमेशा न तो अभाज्य रहेगा और न ही भाज्य रहेगा। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है, न तो भाज्य है, और न ही अभाज्य संख्या है। तो ये 1 किस में आता है, एक तो प्राकृत संख्या में आ जाता है, पूर्ण संख्या में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो किस में नहीं आएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या में नहीं आएगा, और भाज्य संख्या में 1 नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो 1 है वो अभाज्य और भाज्य दोनों जो संख्याएं रहती है उनमें नहीं आएगा। इनमें यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 एक ऐसी संख्या है, यहाँ पे देखो 2 एक सम संख्या है, लेकिन वो अभाज्य में आ रही है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या में आ रही है। ये इसका एक रोचक तथ्य है 2 का और 1 का, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। 2 एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्याओं में शामिल हो रही है, और यहाँ पे जो 1 है एक ऐसी संख्या है न तो वो अभाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। तो आज हमने इस वीडियो में जो अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या है ये हमने जाना, साथ ही उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियोस के लिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।